सफर आसान है या मुश्किल, ये रास्ते नहीं बल्कि उस पे चलने वालों का हौसला तय करता है। जब भी हम अपने मंजिल के बहुत करीब आते हैं बच्चों, तो हमारे हौसला टूटने के जो चांसेस होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, अगल बगल की चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हम नर्वस होते हैं। लेकिन याद रखना कि मंजिल के करीब आने के वक्त जिसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया, उसको मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो वेलकम बैक गाइस ऑन आवर चैनल शेड प्लस। मैं हूं आपकी मेंटोर अंकिता मैम और मैं लेके आई हूं आपके लिए एनसीईआरटी तड़का सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, next chapter, which is excretory product and their elimination. So let's get started with no time waste. बच्चों, इस चैप्टर में हम वो चीजें पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें एक्युमुलेट हो जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं। उन्हें एलिमिनेट करना हमारी बॉडी की प्रायोरिटी होती है, उसे एलिमिनेट करना हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में अलग अलग चीजें बनाई हैं, अलग अलग ऑर्गन्स मैकेनिज्म बनाए हैं टू एलिमिनेट दिस। बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम एलिमिनेट करना सीखेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स इवोल्यूशनरी बेसिस पे कैसे कैसे एडवांसमेंट आई वो सीखेंगे, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम सीखेंगे और बहुत सारी चीजें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बेसिक्स बातें देख लेते हैं बेटा। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. Excess ingestion, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं, द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम लंग्स के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करते हैं। वाटर बेटा, एक्सेस अमाउंट में अगर तुम पानी भी पियोगे तो उसको भी एक्सक्रीट करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज की एक्सेस अच्छी नहीं होती है। कुछ आयंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। उसके बाद कैसे मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके थ्रू ये चीजें बनती हैं, या फिर एक्सेस इंजेक्शन के थ्रू, ज्यादा खाने, बहुत ज्यादा खा लिया कोई चीज जिसमें बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ammonia, uric acid. Ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous wastes excreted by animals. Animals तीन तरह के मेजर वेस्टेज को एक्सक्रीट करते हैं, which is ammonia, urea and uric acid. ठीक है, इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with the minimum loss of water. ठीक है, अमोनिया को एक्सक्रीट करने में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। एंड हमारा जो यूरिक एसिड है उसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ये सवाल आ चुका है नीट में बेटा, तो ध्यान रखना। यूरिक एसिड को हम एक्सक्रीट करने के लिए हमारे लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थी, आगे चलते हैं। ओके बेटा देखो, एक्सक्रीशन तीन तरीके का, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीन मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स में। तो इन तीनों के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अमोनोटेलिज्म किसे कहते हैं, यूरियोटेलिज्म किसे कहते हैं और यूरिकोटेलिज्म किसे कहते हैं। अमोनोटेलिज्म उसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनिया को एक्सक्रीट करने को हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिज्म। और यूरिया को कहेंगे, यूरिया को एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम कहेंगे यूरियोटेलिज्म। उसी तरीके से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम कहेंगे यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, जो भी एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, लेट्स सपोज जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, यूरियोटेलिक। दिस इज यूरिकोटेलिक। यूरियो और यूरिको, इनमें कंफ्यूज मत होना। और कुछ बातें जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज रीडली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, पानी की जरूरत है, तो सॉल्युबल भी रीडली है। ठीक है, दूसरा कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन लिवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा इसके बारे में मेंशन नहीं किया बेटा, बट हमारे लिवर में यूरिया साइकिल चलती है। एक्चुअली हम लोग हैं यूरियोटेलिज्म, हम लोग हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिज्म हम शो करते हैं मैमल्स, सी द एग्जांपल इज मैमल्स। तो हमारी बॉडी बनाती अमोनिया ही है, लेकिन हम एक्सक्रीट अमोनिया नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा पानी नहीं है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। तो हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल चलती है लिवर में, जिसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है लिवर। ये साइकिल कहाँ चलती है, लिवर में। नाम है यूरिया साइकिल, नाम से पता चलता है। दूसरा नाम है ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे
मिनिमम लॉस ऑफ वाटर कहाँ होता है? यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में। और सबसे ज्यादा पानी कहाँ खर्च होता है? यहाँ पे हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, इट इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, याद रखना, एंड इट इज मोस्ट टॉक्सिक। यस, सबसे ज्यादा टॉक्सिक, सबसे ज्यादा पानी चाहिए, सबसे कम टॉक्सिक, सबसे कम पानी चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल जिससे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं क्या है? जैसे देखो बोनी फिश में सवाल आ चुका है, लेवियो में सवाल था, इट्स अ बोनी फिश। ये क्या करती है? ये अमोनोटेलिज्म शो करती है। नीट 2013 का सवाल है। और क्या क्या? एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स। बेटा जो भी अमोनिया एक्सक्रीट करेगा उसको पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो पानी में कौन होता है? पानी में एक्वाटिक लोग होते हैं। एक्वाटिक एम्फीबियंस, जो एक्वाटिक लोग हैं वो जनरली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, यूरियोटेलिज्म की बात करें, देख मैंने बताया मैमल्स, हम खुद। दूसरा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस, yes they are in water but still they excrete what? urea, because they are more advanced than this. These are advanced से। ठीक है, ये एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन की, तो एग्जांपल है रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स, तीन एग्जांपल, इस पे भी सवाल आ चुके हैं, याद रखना। मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है एंड दे एक्सक्रीट देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पेलेट, पेस्ट लाइक होता है इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ये एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, पेस्ट लाइक, तो इसको याद रखेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ बात हो गई। उसके बाद मैंने बताया एवोल्यूशन के बेसिस पे हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको डाइजेशन में बताया, मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी बताया ये चीज, सर्कुलेशन में भी बताया कि हमारा हार्ट कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, वैसे ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इवॉल्व हुआ। जो सबसे प्रिमिटिव था पहले पाया जाता था वो है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, which is concerned mainly with osmoregulation. By what is osmoregulation? तो हमारी बॉडी में आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने को हम कहते हैं osmoregulation। क्योंकि अगर ये डिसबैलेंस हुआ बेटा, सोडियम और बहुत सारे आयन्स हमारी बॉडी में, जो अगर इम्बैलेंस हुआ जिसका, तो हमारी बॉडी का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेफ्रीडिया। ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं नेफ्रीडिया के, थोड़े और इवॉल्व, रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है और वेस्ट रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तीसरा मालपीजियन ट्यूब, ये भी दोनों काम करता है। ठीक, एंटेलर ग्लैंड, ये क्या करती है? इनका एक्सक्रीटरी फंक्शन है सिर्फ। इनके बारे में जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है हमारा इनके एग्जाम्पल्स को याद करना, क्योंकि नीट में अगर पूछेंगे तो सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछेंगे, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्लैटीहेलमिन्थेस, रोटिफर, देन सम एनालीज एंड एम्फिओक्सिस। व्हाट इज एम्फिओक्सिस? अ सेफालोपॉडेट। एम्फिओक्सिस क्या है? सेफालोपॉडेट है बेटा, सेफालोपॉडेट, सेफालोपॉडेट। उसके बाद नेफ्रीडिया कहां पाया जाता है? तो नेफ्रीडिया पाया जाता है अर्थ फॉर्म में, और जो अदर एनालीज है, सम एनालीज आर having protonephridia and some annelids are having nephridia। ठीक, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स तो याद होगा, कॉकरोच भी पढ़ा है, तो कॉकरोच याद रखेंगे इंसेक्ट्स में होता है, इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में ब्रैकेट में कॉकरोच भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पे? इंसेक्ट्स में। फिर आता है एंटेनल ग्लैंड, जिसका एक्सक्रीटरी फंक्शन है मेनली। दिस इज फाउंड इन प्रॉन। व्हाट इज प्रॉन? प्रॉन एक क्रस्टेशियंस है। ठीक है, प्रॉन कम्स अंडर द क्लास क्रस्टेशियन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सारे एग्जांपल्स की। अब चलते हैं हमारे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। अब चलते हैं हमारे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। चलिए, क्या है? किडनी। जल्दी से पहले देख लो अपना सिस्टम। सी, सब ने पढ़ रखा है ये कुछ चीजें यहाँ पे। लेंथ किडनी की कितनी? 10 to 15 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3, वेट 170। मुझसे एक बच्चे ने पूछा मैम इंपॉर्टेंट है याद करना, तो बेटा आई से कि एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यस इट इज इंपॉर्टेंट। चलो फटाफट से देख लेते हैं, कुछ जल्दी जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें क्या क्या है? सबसे पहले हमारी किडनी है, किडनी के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम कैप्सूल कहते हैं, जो कि फाइब्रस होती है, कैप्सूल किडनी। उसके बाद अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लो तो ये इंफीरियर वेना का है, ब्लू कलर की, जो ऊपर लेके जाएगी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। उसके बाद रीनल आर्टरी, रीनल वेन, जो यहाँ एक वेन जो लेके जा रही है डीऑक्सीजेनेटेड, एक लेके आ रही है आर्टरी। उसके बाद बात करते हैं हमारा कॉर्टेक्स। हमारी किडनी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो बाहर का पार्ट है वो कॉर्टेक्स, जो अंदर है मेडुला। पेल्विस, ये जो चैम्बर दिख रहा है आपको ओपन हो रहा है जो यहाँ पे, इसको कहते हैं पेल्विस, दिस इज पेल्विस। उसके बाद क्या बचा?
उसके बाद किडनी से निकल के आता है यूरेटर, यूरेटर के नीचे ब्लैडर, और जहां से हमारा यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है, जहां पे दो स्फिंक्टर है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, इंटरनल एंड बाहर वाला एक्सटर्नल। अब इसकी बात आई है तो जल्दी से बता देती हूँ कि जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है बेटा, वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, वी कैन कंट्रोल इट, एंड द इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलंटरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई। जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप, याद रखोगे कौन सा शेप मैम, बीन शेप। बीन शेप की किडनी होती है, कहां पे सिचुएटेड है, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। लेवल ऑफ लास्ट thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। मैंने पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज डॉर्सल, डॉर्सल वॉल पे है, ये मेरा आगे वाला पोर्शन इज वेंट्रल, पीछे वाला पार्ट इज डॉर्सल। किडनी हमारी डॉर्सली लोकेटेड है, ठीक है, किडनी हमारी कैसे लोकेटेड है, डॉर्सली लोकेटेड, और कहां पे है, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट thoracic and third lumbar, लास्ट thoracic T12 to L3, ठीक है। और बताइए, तो हमें याद है क्या कि ट्रेकिया कहां डिवाइड करती है, ट्रेकिया डिवाइड करती है T5 पे, ठीक है, T5 पे। Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum, through which ureter, blood vessels and nerves enter। hilum, कहां है hilum, जल्दी देखो hilum क्या है, ये है बेटा hilum। यहाँ तो hilum हमने बताया नहीं है, लेकिन सी ये जो पोर्शन है, ये वाला, जहां से सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और आर्टरी वेन्स आपको, और यूरेटर जहां से निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है हाइलम के बारे में। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव, कितनी ऐसे दिखती है, दिस इज कॉनकेव, राइट, यस कॉनकेव, इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम, थ्रू व्हिच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जहां से क्या होता है, जहां से कौन कौन सी चीजें, यूरेटर, blood vessels and nerves enter, जहां से यूरेटर, नर्व और ब्लड वेसल सारी एंटर करती हैं, called as hilum, the knot like structure। inner to the hilum, hilum के अंदर आए, hilum के अंदर आते हैं, ठीक है, ये रहा hilum, hilum के अंदर आता है। hilum क्या है, यहाँ पे broad funnel shape, shape याद रखेंगे, funnel shape space present है, called the renal pelvis। renal pelvis is not a structure, it's just a funnel shape space with projection called calyces। दिखता है यहाँ पे फनल शेप, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, ये पेल्विस हो गया, ठीक है, जो अंदर कैलिसिस में चला जाता है। अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए सारी चीजें, पेल्विस, पेल्विस चला गया कैलिसिस में। आगे आते हैं, आगे आते हैं। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, दो जोन से कौन कौन से, कॉर्टेक्स और मेडुला, अभी देखा, ठीक है, एंड द आउटर कॉर्टेक्स, ओके, देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स and an inner medulla। The medulla is divided into few conical masses, जिसको हम क्या कहते हैं, medullary pyramids। ठीक है, मेडुला में क्या है, conical masses प्रेजेंट है, अभी दिखाती हूँ, projecting into the calyces। The cortex extend in between the medullary pyramids and renal columns called as column of Bertillon। चलो एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। This is hilum, hilum जहाँ से सारी आर्टरी, वेन्स और यूरेटर हमारा निकल रहा है। हाइलम के जस्ट अंदर ये क्या है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस को क्या लिखती है एनसीईआरटी, रीनल पेल्विस को लिखती है फनल शेप, फनल शेप which led to what, major calyces। ये देख रहे हो, दिस इज कैलिसिस, ठीक है, दिख रहा है कैलिक्स, कैलिक्स क्या है, सिंगुलर है, कैलिसिस उसका प्लूरल है, ये रहे बहुत सारे कैलिसिस, ये रास्ते में जा रहे हैं। और क्या लिखा था इन्होंने, मेडुलरी पिरामिड होते हैं, मेडुला में बहुत सारे पिरामिड होते हैं, देखो इनकी बात कर रहा था, ये रहे मेडुलरी पिरामिड्स। कितने दिख रहे हैं, लगभग मैम दिख रहे हैं हमें ये 6 से 7 आपको मेडुलरी पिरामिड्स दिखेंगे। उसके बाद रीनल कॉलम है जो हम लिखा है, जिसको एनसीईआरटी लिखती है कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। हमसे पूछा रीनल कॉलम क्या है, तो हम बोलेंगे कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर चला जाता है। ये देखिए, ये जो लाइट पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है which extends into the medulla। This column is called as what? This column is called as column of Bertillon। मिस नहीं करेंगे, जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। The medulla is divided into few conical masses, medullary pyramids, ठीक है, क्लियर है, projected into the calyces। Yes, it projects into the calyces। The cortex
extends between the medullary pyramids as renal columns. ठीक है, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला के अंदर एक्सटेंड हो जाता है उसको कहते हैं रीनल कॉलम्स, which is also called as what? Column of Bertini. ठीक है, आगे चलते हैं. Each kidney has nearly what? Each kidney has nearly 1 million complex tubular structures. क्या है वो स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चरल है हमारा nephrons, which is what? Structural and functional unit of a kidney. हर एक किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन्स हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, called as nephrons, which are functional unit of kidney. किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन हो गए? नेफ्रॉन्स. Each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubules. अगर आप इस फिगर में देखो, आई होप कोई चीजें छूटी नहीं है. ये रिनल कैप्सूल मैंने आपको बताया था, ये फाइब्रस होता है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर उनके जो बाहर वाला पार्ट होता है वो हमेशा मेनली किस चीज से बना होता है? फाइब्रस होता है, कोलाजन फाइबर का बना है. ये लीजिए कोलाजन फाइबर्स. डन. कॉर्टेक्स समझ में आता है, कॉलम बॉडी समझ में आ गया, मल्टीपल पिरामिड्स, कैलिक्स, आर्टरी, वेन, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर. सारी बातें दिखती हैं. ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या है? ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर ना नेफ्रॉन्स है. ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन्स हैं, which have two parts, the glomerulus and the renal tubule. जल्दी देखते हैं लोग क्या है, टाइम वेस्ट करेंगे. नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल. एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल. पहले देखिए ग्लोमेरुलस क्या है बेटा. ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. गुच्छा है कैपिलरीज का, नथिंग एल्स. गुच्छा कैपिलरीज का. और दूसरा पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स में क्या आते हैं? बोवेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. ये सारे. एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस. हमारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब ग्लोमेरुलस प्लस बोवेन्स कैप्सूल कॉल्ड एज आइवास मालपीजियन बॉडी. मालपीजियन बॉडी या फिर which is also called as renal. renal term किडनी से आता है. renal corpuscle, renal corpuscles. ठीक है, किससे किससे मिला? glomerulus मतलब tuft of capillaries plus first part of the renal tubule which is Bowman's capsule. चले पढ़ते हैं क्या है? glomerulus is the tuft of capillaries formed by afferent arterioles, a fine branch of renal artery. Blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole. सब देख लेते हैं अभी. ये देखिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है मालपीजियन बॉडी है. This structure is Malpighian body. पहले मैं आपको पूरा नेफ्रॉन दिखाती हूँ. See, this is a nephron. ठीक है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं. क्या क्या चीजें इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं. देखो, ये हमारा एक नेफ्रॉन है. ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट है. This red color is what? Blood vessels हैं, कैपिलरीज हैं, बहुत पतली पतली से जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा. ये हमारे येलो कलर के सारे ट्यूब्यूल्स हैं, जिसका ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट बोवेन्स कैप्सूल, दूसरा पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, देन लूप ऑफ हेनले, थर्ड हेनलेस लूप जिसमें डिसेंडिंग है एक असेंडिंग है. ओके, द फोर्थ वन इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. ये चार हो गए रीनल ट्यूब्यूल्स. और पहला पार्ट क्या था? ग्लोमेरुलस. सी, दिस इज ग्लोमेरुलस. सो द ग्लोमेरुलस एंड what? The renal tubules together forms what? A nephron. अब मैंने आपसे बोला था कि glomerulus plus Bowman's capsule is called as what? Ma'am, it is called as Malpighian body. This is called as Malpighian body. ठीक है, एक सी बात समझ में आती है. ये हमारी efferent arteriole, ये afferent. Afferent मतलब A for afferent, A for आने वाली. E for afferent, E for exit करने वाली, एग्जिट वाली. ठीक है, एफरेंट आने वाली और इफरेंट जाने वाली. भाई यहाँ से आता है बहुत फ्लो में ब्लड. यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है, पूरे गुच्छे में यहाँ पे ब्लड बहुत तेजी से प्रेशर से आता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? छन जाता है ब्लड, छन जाता है. और किसमें आ जाता है? हमारे ट्यूब्यूल्स में. हमारे ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है बोवेन्स कैप्सूल. चलो ये देखो एक बार. उसके बाद क्या होता है? ये हमारे चारों पार्ट्स आपने देखिए. वासा रेक्टा क्या है? जब एफरेंट आर्टेरियोल अंदर आई, बहुत ज्यादा अंदर यहाँ पे कॉइल में टफ्ट बना, उसके बाद ये नीचे गई,
नीचे देखिए इसके सबके अराउंड है, और फिर क्या इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकल जाती है। ठीक, वासा रेक्टा क्या है बेटा? वासा रेक्टा भी कैपिलरीज ही है, बट वो पार्ट ऑफ द कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है उसको एक अलग नाम दे दिया गया है। क्या नाम? वासा रेक्टा। ये बहुत थिन होते हैं। ठीक, अब जल्दी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ तो गए। The Malpighian corpuscle, yes, Malpighian corpuscle मतलब Malpighian body, PCT and VCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. Okay, मैं फटाफट से समझाती हूँ यहाँ पे क्या बोल रही हूँ। पहला स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ये देखिए। यहाँ पे क्या होता है, जो हमने लास्ट वाला स्ट्रक्चर पढ़ा भी नेफ्रॉन का, बेटा नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट होता है वो इसमें डिप करता है। ये ग्लोमेरुलस होगा, ये पीसीटी होगा, लूप ऑफ हेनले यहाँ चला गया, बीसीटी आया और फिर आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट बना लेते हैं। तो ये हमसे क्या कह रहे हैं, जो ग्लोमेरुलस है, पीसीटी है और बीसीटी है, ये कहाँ पे है? कॉर्टिकल रीजन में, और लूप ऑफ हेनले कहाँ चला जाता है? मेडुला में। समझ में आती है बात? नथिंग स्टफ ओवर हियर, राइट? Nothing is tough. The Malpighian corpuscles, मतलब Bowman's capsule and glomerulus plus PCT and VCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. Clear है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे। The efferent arteriole, efferent मतलब exit, जाने वाली arteriole emerging from the glomerulus from the fine capillaries network around the renal tubule called as peritubular capillaries. कंफ्यूजन नहीं करना है, एनसीईआरटी कंफ्यूजन करती है। देखिए ये बोवेस कैप्सूल में आने वाली, यहाँ पूरा ये तबाही मचाती है, ठीक है, पूरे प्रेशर से आती है फिल्टर होने के लिए। फिल्टर होने के बाद ये एफरेंट आर्टेरियोल निकली, और ये एफरेंट आर्टेरियोल को ही आगे जाके ये जो रेड रेड वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोल देते हैं? इनको हम कह देते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्टेरियोल से जो भी कैपिलरीज निकल रही है उनको हम कह रहे हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का बेटा वो पार्ट जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर रहा है उसको क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। समझ में आती है? वासा रेक्टा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta। अभी बताया मैंने कि इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का एक पार्ट जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसको वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन हाईली रिड्यूस्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स? देखो बेटा, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो हमारे 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे को हम कहते हैं जक्स्टा। मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब डिफरेंट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। These are present for emergency situation. Which one? The juxtamedullary nephrons are present for emergency situation. Cortical nephrons का मतलब वो नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स एरिया में आता हो, जिनका ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में आता हो, कम पार्ट मेडुला में आता हो। मेडुला में वैसे भी सिर्फ लूप ऑफ हेनले ही डिप करता है, अभी हमने पढ़ा। तो juxtamedullary nephrons वो नेफ्रॉन्स हैं जिनका लूप ऑफ हेनले एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। तो जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा बेटा, अगर आप देखो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में, जितना बड़ा हमारा लूप ऑफ हेनले होगा, ये तो हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, ये पीसीटी, जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा वो उतना ज्यादा मेडुला में डिप करेगा, कर रहा है, उसके बाद यहाँ से बीसीटी निकल जाएगी। तो जो ये एक छोटे लूप ऑफ हेनले वाले लोग, ये एक बड़े, दिस इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड दिस इज juxtamedullary nephron। जो इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमारी बहुत डिहाइड्रेटेड होती है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है, यूरिन को पानी बचाने की जरूरत होती है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। वापस आए, इतनी बात समझ में आती है तो लिखा है वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बेटा वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा वो है जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती है। जहां पे लूप ऑफ हेनले ही छोटा होगा वहां वासा रेक्टा भी तो छोटी होगी, किसको सराउंड करेगी वो? तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि वासा रेक्टा इज एब्सेंट या फिर हाईली रिड्यूस्ड इन व्हिच नेफ्रॉन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? सब समझ में आता है? यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो गया, उसके बाद juxtamedullary नेफ्रॉन्स हो गया। ठीक, सारी जो बेसिक चीजें थी हम लोगों ने पढ़ी,
सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े। एक बार मैं फिगर्स आपको फिर से दिखाती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें एक चीज और ये भी है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड। थोड़ा सा जिक्र किया था हमने इसका लास्ट चैप्टर में कि एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं 2 हार्मोन्स जो क्या कहते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को गवर्न करते हैं, ठीक है, ओके, उनका कंट्रोल होता है। कॉर्टेक्स मेडुला क्लियर है, पेल्विस क्लियर है, इंटीरियर वेना कवा लेके जा रही है ब्लड। उसके बाद रीनल वेन, आर्टरी, किडनी के बाहर कैप्सूल है जो कि फाइब्रस होती है, कोलेजन की बनी है, कूल। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये सब बात समझ में आती है। लेंथ, विड्थ, थिकनेस, वेट 10 से 15 लेंथ, ठीक, विड्थ 5 से 7, थिकनेस 2 से 3 और वेट 170 ग्राम। कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल वॉल पे प्रेजेंट है। हाइलम समझ में आता है, हाइलम वो पोर्शन है जहां से सारी चीजें निकलती हैं और अंदर जाती हैं। वॉल हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं और सारी चीजें। हमारी बॉडी समझ में आती है, ओके। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने जितने भी स्ट्रक्चरल पार्ट था सारी चीजें कवर की। एक नेफ्रॉन को जाना, अभी हमें सीखना है इसमें कि कैसे यूरिन बनता है, और जब हमारा ब्लड यहाँ से फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में जाता है तो हर एक ट्यूब्यूल्स का अपना अपना एक अलग फंक्शन है। कुछ इसमें सिक्रीशंस होते हैं, कुछ इसमें रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। ये सारी चीजें पढ़नी है। इतने ज्यादा प्रेशर से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। यूरिन फॉर्मेशन, उसका मिक्सचरेशन एंड सम डिसऑर्डर। दिस चैप्टर इज स्मॉल और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तब तक कीप रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। इसका ध्यान रखेंगे, बहुत सारे सवाल लगाइए, टेस्ट दीजिए इस समय और पढ़ते रहिए। टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपिंग फॉर नीट, उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि हमारा बैच 1 जुलाई से दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से आइए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की नीट में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अगर आप बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो। सो गाइस, lastly I'll say please like the video, share it, comment in it and take care. Subscribe the video too. Take care guys, all the best, keep studying, take care.